नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे लोकतंत्र के बारे में। लोकतंत्र का क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है, क्या उसकी परिभाषा है और लोकतंत्र में क्या क्या गुण हैं और क्या दोष हैं। लोकतंत्र या अंग्रेजी में हम लोग कह सकते हैं डेमोक्रेसी एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें राज्य सत्ता किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों में न होकर संपूर्ण जनता में निहित होती है। लोकतंत्र में जो यह ऐसा शासन व्यवस्था है इसमें शक्ति जो है या राज्य की जो सत्ता है वो किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों में नहीं होती बल्कि सभी व्यक्तियों में होती है। इसकी हम लोग अगर परिभाषा के बारे में बात करें तो लोकतंत्र या अंग्रेजी के शब्द डेमोक्रेसी, जिसे डेमोस प्लस क्रेशिया या डेमोस जनता और क्रेशिया यहाँ पे कहा गया शासन, जनता का शासन। प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक सिले ने भी इनके बारे में कहा कि लोकतंत्र उस सरकार को कहते हैं जिसमें हर व्यक्ति भागीदार होता है। उसी सरकार को लोकतंत्र कहा जा सकता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का पार्टिसिपेशन होता है। डायसी ने लोकतंत्र के बारे में परिभाषा दी है कि शासन का वह रूप जिसमें शासक वर्ग संपूर्ण राष्ट्र के अपेक्षाकृत अधिकांश लोग होते हैं। इसमें शासक वर्ग जो है वो संपूर्ण राष्ट्र जो है उसके अधिकांश लोग इसमें शामिल होते हैं। ब्राइस ने कहा कि हेरोडोट्स के समय से ही लोकतंत्र शब्द का प्रयोग ऐसी सरकार के लिए किया जाता रहा है जिसमें राज्य की सत्ता या राज्य का शासन शक्ति किसी वर्ग के हाथों में न होकर समाज के सभी व्यक्तियों के हाथों में निहित होती है। अब्राहम लिंकन की प्रसिद्ध परिभाषा है जिसको लोकतंत्र के पर्याय के रूप में इस्तेमाल किया जाता है कि लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। लोकतंत्र का जो बेसिक कॉन्सेप्ट परिभाषा जो दी जाती है जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन को लोकतंत्र कहा जाता है। ये इसकी आधारभूत परिभाषा है और लोकतंत्र की आगे बहुत सारी श्रृंखलाएं या बहुत सारा लोकतंत्र का इसके बारे में यह बहुत ज़्यादा विस्तार या विस्तृत अध्ययन भी किया गया आगे कि किस प्रकार से लोकतंत्र में भी अलग अलग प्रकार से लोकतंत्र को बांटा गया। लेकिन जो लोकतंत्र की बेसिक लोकतंत्र है उसके दो प्रकार माने गए हैं। एक तो शुद्ध या प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट लोकतंत्र, और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र। जो प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र है वो उसमें जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है शासन में। यानी जो राज्य है उसकी जनसंख्या यहाँ पे कम, एथेंस और स्पार्टा के समय में जनसंख्या कम थी और एक आदर्श राज्य की जनसंख्या 5,000 या 10,000 तक की मानी जाती थी। लेकिन आधुनिक समय में राज्य की जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई तो उस समय या स्विट्ज़रलैंड के कुछ कैंटन में आज भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण स्विट्ज़रलैंड के कुछ कैंटन को दिया जाता है। लेकिन प्राचीन समय में यूनान के समय यूनानी जो राज्य था एथेंस और स्पार्टा, उस समय प्लेटो और अरस्तु के समय में प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रचलित था जहाँ जनता स्वयं जो भी निर्णय होते थे जनता उसमें भागीदार होती थी। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, जनसंख्या ज़्यादा होगी और जनसंख्या ज़्यादा होने से जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग नहीं ले सकती और वो जनता अपने प्रतिनिधि के माध्यम से शासन करती है। यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि लोकतंत्र के क्या गुण हैं जिनके कारण प्रत्येक राष्ट्र जो है वो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाता है। या आधुनिक समय को लोकतंत्र का समय कहा जाता है कि विश्व के प्रत्येक राष्ट्र में लोकतंत्र है और लोकतंत्र के लिए संघर्ष चला कि प्रत्येक राष्ट्र जब डोमिनेट था किसी के अधीन और जब वो स्वतंत्र हुआ या स्वाधीन हुआ तो सबसे पहले वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना की बात चली कि एक संविधान बनाया जाए और उस संविधान के अनुसार ही शासन को चलाया जाए और जो शासन की चुनने का अधिकार है वो जनता के पास होना चाहिए, यानी कि जनता का शासन होना चाहिए
और जनता का शासन को लोकतंत्र कहा जाता है। कि लोकतंत्र के क्या गुण हैं? लोकतंत्र के गुणों में एक सबसे पहले तो प्रमुख रूप से तो जनता की सरकार माना जाता है। लोकतंत्र को जनता स्वयं इसमें भाग लेती है, अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को कानून और नियम बनाने के लिए भेजती है। तो एक तो जनता इसमें प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है, जनता की सरकार है। और जब जनता की सरकार है तो एक इसमें निरंकुशता का अभाव है। लोकतंत्र में निरंकुशता नहीं है। राजतंत्र के में अधिनायक तंत्र, राजतंत्र या सर्वहारा या अधिनायकवाद, इसको हम लोग कह सकते हैं, तानाशाही जो है उसमें निरंकुशता हो सकती है। लेकिन लोकतंत्र में जब जनता ही शासन कर रही है तो इसमें लोकतंत्र में निरंकुशता का पूर्ण रूप से अभाव है। स्वतंत्रता और समानता और भाईचारा इसका प्रमुख नारा है। इस समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा होना चाहिए। व्यक्ति जो है उसका विकास पर बल दिया जाता है। राज्य जो है व्यक्ति के लिए है, न कि व्यक्ति के लिए राज्य। यहाँ राज्य एक संस्था है जो व्यक्ति के विकास के लिए कार्य करेगी। मानवीय गुण और मूल्यों का लोकतंत्र में अधिकतम विकास होता है। कोई भी व्यक्ति जिसमें जो पर्सनैलिटी है या जिस कार्य के साथ उसका लगाव है, जिस कार्य में वो अपने आप को सहज महसूस करता है, जिसमें वो आगे तक जाना चाहता है, उसमें सृजनात्मक कुछ करना चाहता है, या अपने व्यक्तित्व के साथ में या अपने स्वभाव के साथ में उस कार्य को जुड़ा हुआ मानता है, तो वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है, मूल्यों का विकास कर सकता है। और राज्य उसमें किसी प्रकार का प्रतिबंध या किसी प्रकार का रुकावट नहीं डालेगा। ये जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है ये जनहित और जन कल्याण के लिए उपयोगी है। और इसी जन कल्याण और जनहित को ध्यान में रख करके शासन किया जाता है। और इसी कारण ये लोकप्रिय शासन है। लोकतंत्र को ये भी कहा सकता है कि पॉपुलर गवर्नमेंट है ये। लोकतंत्र जो है वो लोकप्रिय शासन है। लोकतंत्र में देशभक्ति की भावना अधिक पैदा होती है, क्योंकि सभी व्यक्ति जो हैं वो अपना ही शासन मानते हैं। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वयं सभी व्यक्ति अपनी मानते हैं, तो उसमें राष्ट्र भावना ज़्यादा होती है, राष्ट्रभक्ति ज़्यादा होती है। व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार मानता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है राज्य के प्रति। अगर किसी और का राजतंत्र है या अधिनायकवाद है तो व्यक्ति जो है उसके पास अधिकार नहीं है, उसके पास स्वतंत्रता नहीं है, अपनी व्यक्तित्व वो शासन में भाग नहीं ले सकता और अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। और लोकप्रियता भी नहीं है, सभी व्यक्तियों में भाईचारा नहीं है। तो देशभक्ति की भावना या राष्ट्रवाद की भावना लोकतंत्र में ज़्यादा विकसित होती है। राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण होता है। राष्ट्र और राज्य, यहाँ पे राष्ट्र और राज्य में भेद हम लोग कर सकते हैं कि राज्य जो एक वह संस्था है जिसके 4 प्रमुख अंग होते हैं, जिसमें क्षेत्रफल है और जिसमें जनसंख्या है, सरकार है और संप्रभुता है। इन चारों को मिला करके राज्य बनता है। अगर एक भी तत्व या एक भी अंग नहीं है तो राज्य नहीं है। लेकिन राष्ट्र जो है वो भावनात्मक है, यानी उस संस्था के साथ में अगर किसी व्यक्ति का भावनात्मक लगाव है तो नेशन है। 1947 से पहले भारत राज्य नहीं था राजनीति विज्ञान की परिभाषा में, क्योंकि उसके पास में स्वतंत्र संप्रभुता नहीं थी। लेकिन राष्ट्र था, देश था, कंट्री था। संप्रभुता नहीं थी लेकिन लोगों का उसके साथ में जुड़ाव था, उसकी मिट्टी से और उसके क्षेत्रफल से लोगों का आत्मिक जुड़ाव था। कुछ विचारकों ने लोकतंत्र की कटु आलोचना करी है और यहाँ तक कहा है कि ये दुष्टों का कुलीन तंत्र है। सिले ने कहा कि जो लोकतंत्र है वो एक प्रकार से अरिस्टोक्रेसी है, दुष्टों का कुलीन तंत्र है। इसमें क्योंकि इसमें एक तो लोकतंत्र की जो आलोचनाएं की जाती हैं उसमें गुण की अपेक्षा संख्या का अधिक बल दिया जाता है। यहाँ पे ये कहा कि क्वांटिटी जो है उस वो इम्पोर्टेंट माना जाता है देन क्वालिटी। यानी गुण क्या है, अगुण यानी जो व्यक्ति जो हैं कि किस सिर गिने जाते हैं यहाँ पे, उनमें कितना ज्ञान है और किस प्रकार उनकी बुद्धि क्या है
उस पर कोई ध्यान नहीं जाता। मूर्ख भी अगर संख्या में ज़्यादा हैं तो उन्हीं का शासन होगा। तो एक गुण नहीं या करेक्टर नहीं देखे जाते, इसमें संख्या देखी जाती है। तो सबसे बड़ा इसका जो गुण या इसका दोष है वो ये है कि इसमें किसी प्रकार से गुण को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं जाती, संख्या को इसको महत्व दिया जाता है। दलगत राजनीति का दुष्परिणाम है ये, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल पार्टीज, डेमोक्रेसी जो है वो जब भी सफल है उसको प्राण कहा जाता है। डेमोक्रेसी को, राजनीतिक दलों को प्राण कहा जाता है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है तो राजनीति, लोकतंत्र सफल नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि जब लोकतंत्र में पॉलिटिकल पार्टीज होंगी तो एक प्रकार से दलगत राजनीति होगी। दलों प्रत्येक दल जो है वो अपने ज़्यादा प्रतिनिधियों को जिताने के लिए एक प्रकार से दलगत राजनीति करेगा और जनता को बांटने का कार्य करेगा। और जब चुनाव होंगे, इलेक्शन होंगे, पॉलिटिकल पार्टीज होंगी, तो ये बार बार इलेक्शन होंगे, पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो दलगत राजनीति करेंगी, तो एक प्रकार से सार्वजनिक धन का दुरुपयोग होगा। और सार्वजनिक धन जो है उसका दुरुपयोग होगा और व्यक्ति जो है वो अपने स्वार्थ को सर्वोपरि मानेगा। वो किसी प्रकार से शासन सत्ता में बना रहना चाहता है तो भ्रष्ट शासन होगा लोकतंत्र में, कि व्यक्ति जो है लोकतंत्र में भ्रष्टाचार बढ़ेगा। समय का दुरुपयोग होगा, एक प्रकार से ढीला लंचर व्यवस्था होगी, और क्योंकि सभी व्यक्तियों का शासन है। और इसी में नौकरशाही का प्रभुत्व बढ़ेगा। डेमोक्रेसी में जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी और असक्षम और अयोग्य लोग जो हैं वो नेतृत्व कर पाएंगे, क्योंकि जिसके पास संख्या ज़्यादा है वो नेतृत्व करेगा। तो यहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि योग्य व्यक्ति कौन है, यानी जिसके पास ज़्यादा संख्या है वो प्रतिनिधित्व निश्चित रूप से प्रतिनिधित्व करेगा, चाहे वो योग्य है या सक्षम है। इस पे कोई वो नहीं है, इसमें संख्या जिसके पास ज़्यादा होगी वही नेतृत्व करेगा। शासन पर धनी और शक्तिशाली लोगों का प्रभुत्व रहेगा। जिसके पास में ज़्यादा धन है या जो शक्तिशाली हैं या बाहुबली हैं, जो लोगों से किसी प्रकार से वोट कास्ट करवा सकते हैं, चाहे वो किसी प्रकार से उनको किसी प्रकार से बहलाएं फुसलाएं या उनको अपनी किसी प्रकार का करिश्मा दिखाएं या उन पे अपनी शक्ति जो है या अपने आचरण या किसी भी प्रकार से उनको प्रभावित करें, तो उसको ये कहा जा सकता है कि एक प्रकार से उन्हीं व्यक्तियों की सरकार होगी जो धनी और सबल हैं। अस्थायी सरकार होगी, बार बार सरकार में मेजोरिटी पर ध्यान दिया जाएगा, तो एक निश्चित कार्यकाल नहीं होगा। एक प्रकार से कार्यकाल में अनिश्चितता होगी और बार बार इलेक्शन होंगे। अस्थायी सरकार होगी और इस अस्थायी सरकार में रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेगा। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगेंगे कि ये आपकी जिम्मेदारी थी, ये आपकी जिम्मेदारी थी, दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी आगे आकर ये नहीं कहेगा कि इसमें आक्षेप ज़्यादा लगेंगे कि ये हमारी जिम्मेदारी थी, प्रत्येक ये कहेगा कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी। तो इस प्रकार से इसकी कमियां, ये इसकी विशेषताएं और दोष के बावजूद निष्कर्ष रूप से में कहा जा सकता है कि लोकतंत्र में अनेक कमियां हैं, अनेक दोष हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोकतंत्र की इम्पोर्टेंस है, इसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता। प्रत्येक देश अपने को लोकतांत्रिक कहता है, चाहे वह शासन का कोई भी रूप क्यों ना हो। और जहाँ लोकतंत्र नहीं है वहाँ लोकतंत्र के लिए संघर्ष होता है और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापित करने के लिए प्रत्येक राष्ट्र प्रयासरत रहता है।